Recording in progress. अच्छा ये बताओ, तो डेल जी नॉट अगर जीरो होगा, डेल जी नॉट जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पे बोलेंगे, बताइए। नहीं सर, डेल जी अगर जीरो। हाँ तो वही वही आईआईटी का जो क्वेश्चन बोले थे ना, वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ। देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन पहले देखिए, उसका सृजित आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ, रुकिए। देखिए, फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, भैया वहां पे फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। रॉन्ग है कि नहीं स्टेटमेंट? यस सर, यस सर। बोल रहा है यहाँ पे कि सीधा बोल रहा है यहाँ पे कि फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर रिएक्शन इज जीरो। ये रॉन्ग हो गया। डेल जी जीरो होता है इक्विलिब्रियम पे, डेल जी नॉट जीरो होने पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, कहीं कहीं पे लीक भी देता है कि डेल जी नॉट जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिब्स एनर्जी। अब बेटा जहाँ पे स्पॉन्टेनियस होता है वहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज तो होता ही है आपका। आपने देखा था स्पॉन्टेनिटी की एनर्जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ये तो नहीं बोल रहा है कि स्टैंडर्ड गिब्स नेगेटिव। एनर्जी, आपको बोल रहा है कि जब आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब लिए थे तो आपने डेल जी जो लिया था तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे क्या बोले थे? लेस देन जीरो बोले थे कि नहीं? अब जी मैंने सर, बोला जी था ना सर। कि गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मैंने बोला था गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली टिल द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बताए थे कि नहीं आपको? याद कीजिए। तो हाँ इससे पता सर, चलता हाँ है हाँ कि सर। सर, तब हाँ बताइए सर। स्टेटमेंट वन क्या होगा? रॉन्ग। स्टेटमेंट टू क्या होगा? राइट। ये पूछा था आईआईटी का 2008 में क्वेश्चन दिया था। अब देखो मैंने ऑथेंटिक सोर्स से बता दिया आपको कि डेल जी नॉट अगर जीरो होगा तो बेटा इक्विलिब्रियम पे नहीं बोलना। डेल जी नॉट जीरो का स्टैंड का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका वन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वन का मतलब होता है इक्वल, किसका हो जाएगा बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका हो जाएगा? क्वांटिटी जो होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का क्या होगा? इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। उसी को हाँ सर, बोलते हैं हम हाँ लोग डेल सर। जी नॉट। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपका? जी सर, और जी देखो, सर। और जो आपने सृजित जो भेजो आप ये क्वेश्चन, आप लोग देखो कॉमनली, आप एक बार थोड़ा रिप्लाई कर देना। यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा और थोड़ा क्वेश्चन भी करवाएंगे और भी देखेंगे। यही क्वेश्चन आप भेजो तो देखो, ये क्वेश्चन मैं क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। नहीं सर, ये नहीं वाला सर, नहीं ये सर। वाला नहीं सर। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जब जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जब जा रहे हैं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहा हूँ आपको, कहाँ पे क्वेश्चन 10 है देख रहा हूँ मैं आपको। पर क्वेश्चन नंबर 10 देख रहा हूँ, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहा हूँ, कहाँ पे था लिखा हुआ वो? क्वेश्चन नंबर 1 10 देख रहा हूँ आपका, 10 ये था। 6 भी हो गया था, 7 भी करवा दिए थे, ये सब कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे आपको करने के लिए। ये 8 10 कहाँ पे लिखा हूँ? ये, अरे बेटा ये भी करवा चुका हूँ 1.6। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्लियरली बोल रहा है कि एक्स है और वाई है ये। अब बताइए ना मित्रा, ये 2z है ये, राइट। और जब आप इनिशियली जाएंगे तो इनिशियली आपने 1 मोल किसका लिया? इसका 1 मोल लिया, राइट। और देखो वहां पे y का कितना मोल ले रहे हो आप? 1 मोल। z का भी कितना ले रहे हो? नहीं नहीं, x का कितना ले रहे हो आप? 2 मोल। देखो वहां पे x का ले रहे हो आप 2 मोल। फिर बताइए y का कितना ले रहे हैं? 1 मोल। z का कितना ले रहे हैं आप? 1 मोल। 1 मोल। बेटा मैंने बताया था कि मोल को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते क्या होता? मोलर कंसंट्रेशन। तो 10 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे टाइम जीरो पे मोलर कंसंट्रेशन जाएंगे तो 2/10 कितना हो जाएगा? 0.2 मोलर। ये कितना हो जाएगा आपका? 1/10 करेंगे तो ये क्या होगा? 0.1 मोलर। ये करेंगे 1/10 तो ये क्या होगा? 0.1 मोलर। अब यहाँ से मैंने बोला था क्यूसी फाइंड करके देखो आपका इक्विलिब्रियम किधर पे वर्क, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो फाइंड करना आपको। आफ्टर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पे मैंने क्या बोला आपको? इक्विलिब्रियम पे जब जाओगे तो एट इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पे किससे स्टार्ट करेंगे? अगर मान लो एक्स का 0.2 मोलर था, उसमें से एक्स मोल चला गया उसका, आप खुद से बता दो। एक्स अगर जाएगा एक्स का तो वाई का भी एक्स जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। और जेड का 2x मिलेगा कि नहीं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 2x = 0.2, तो एक्स इक्वल सर टू कितना वाई हो सर जाएगा? वाई बाई टू जाएगा ना। जाएगा ना। नहीं नहीं, अब y क्या लेंगे? y क्यों लेंगे? देखिए y का आपका दिया 1 मोल तो 0.1। आप यहाँ पे मान लीजिए a लिए, अच्छा a को आप कट कर दो, मान लो कि आपने एज्यूम किया यहाँ पे a तो जीरो ए पॉइंट बाई टू टू मोलर होगा ना था। भाई। होगा ना भाई? सुनिए, 0.2 मोलर था ये, तो 0.2 मोलर में से 0.2 मोलर मैंने किसका इनिशियल लिया था बताइए?
0.2 मोलर आपने लिया किसका, एक्स एक्स का। का उसमें से ए मोल आपका चल 0.2 मोल था, 0.2 मोलर है वो, मतलब 0.2 मोलर लिए, उसमें से ए मोल चला गया आपका, ए मोल पर लीटर आपका कंबाइन कर लिया। तो ये कंबाइन किया आपका ए मोल, देखो ये 1:1 रेशियो है, तो इसका अगर ए जाएगा तो इसका भी ए ही जाएगा। आई बात समझ में। हाँ सर, हाँ सर। इसका 1:1 मोल रेशियो, तो अगर ये ए जाएगा तो वो भी ए जाएगा, अगर ये 2 रहता तो ये ए जाता तो वो 2 ए जाता। मैं कितना बार ये सब बोल चुका हूँ सर जी। और यहाँ पे कितना बनेगा आपका, खुद से सोचो। 2 ए। क्यों 2 ए बनेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ये 1 मोल अगर डिकम्पोज करेगा तो 2 मोल देगा, तो 2 ए बनेगा। अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ए इक्वल टू 0.2, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही है आपका इक्विलिब्रियम पे कितना है उसका 0.2 मोलर फाइनल कंसंट्रेशन। ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 0.1 मोलर। ए 0.1 मोलर रहेगा तो ये 0.1 मोलर बचा रहेगा आपका। नो, रॉन्ग कर दिए कहीं पे। इसमें 0.1 + 2 नहीं नहीं, वही कुछ रॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पे। 2 मोल ऑफ एक्स 1 मोल ऑफ लिए, तो जो 2/10 की इसका, और यहाँ पे रुकिए एक मिनट, कहीं पे 0.1 मोल लिए यहाँ पे 10 लीटर में आपने किया क्या, फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ जेट कितना रहा आपका, ये आपका 0.2। तो ये 0.2 जाएगा तो 0.1 ही 0 पॉइंट कितना जाएगा वो, फाइनल कंसंट्रेशन बोल रहा है 0.2। सही तो लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 ए इक्वल टू 0.2 होगा कि नहीं। हाँ सर, हाँ सर। तो फिर यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ, कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन करवाया था कहीं पे, देखो से तो आप लोग कहीं पे। 0.1 मोल के नहीं नहीं, आप देखो यहाँ पे 1 मोल था इसका, तो 1 मोल को मैंने रखा है इसको, ये 2 मोल रखा था, ये 1 मोल इसका रखा था, सबको मैंने 10 से डिवाइड कर दिए, तो 10 से डिवाइड किया 0.2 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। अब ये बोल रहा है आपका कि 0.2 लिए तो ये हो जाएगा 0.1, वो तो आ रहा है सही, ए का तो वही आ रहेगा आपका। कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं, तो देखो तो कहीं पे कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं, कि ओवर भी हो रहा है मेरे से पूरा ये देख रहे हैं, कहीं पे कैलकुलेशन कहीं पे रॉन्ग किए कुछ, क्योंकि ये 0 निकल रहा है, ये रॉन्ग है आपका। देखो फिर से बता रहा हूँ, आपका 2 मोल लिए आपने, 2 मोल लिए, और सर उधर में 1 टू, + 2 है ना। नहीं नहीं, होगा हाँ ना, वही होगा वही ना। वही, हाँ वही बोले, वही पे रॉन्ग किए थे वो। 0.1 मोलर जो था ये इसका, उसमें क्या हो जाएगा 0.1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स 2x, 2 ए आ जाएगा कि नहीं, 2 ए। हाँ सर, अब हाँ सर। इसको अब क्या करो, वही क्लास में करवाए थे ये, अब हाँ समझ में आ गई ये, तो वही नहीं। देखो अब 2a + 0.1 इक्वल टू 0.2, तो आपका ए इक्वल टू हो जाएगा 0.05 मोलर, आ जाएगा कि नहीं। अब ये 0.05 मोलर से जैसे इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.15 मोलर, ये आ जाएगा आपका 0.05 मोलर, और ये ऑलरेडी आपका कितना है 0.2 मोलर ही है आपका। तो बता दो के सी आपको फाइंड करना है, तो 0.2 का क्या करेंगे, स्क्वायर अपॉन 0.15 इंटू 0.05, नहीं कर लोगे कैलकुलेशन, हाँ सर, हाँ सर। कर लेंगे। जी सर, जी सर। चलिए चलिए एक काम करते हैं, ली चैटलेस में इसको पहले कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपका, फिर आगे कर देंगे टॉपिक को। ओके। अनामित्रा आपका भी कुछ क्वेश्चन है तो आप थोड़ा रुकना, क्लास के बाद मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो अब चलिए आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ब्याला सेंटर पे ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिए थे, थोड़ा सुन लो, रिवीजन हो जाएगा। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मान लो कोई सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, और उस पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, लेकिन उस इक्विलिब्रियम सिस्टम को क्या करो आप, कोई ना कोई स्ट्रेस दे रहे हो। स्ट्रेस आप एक्सटर्नली देंगे कि इंटरनली देंगे, बताइए आप। एक्सटर्नल स्ट्रेस देंगे। आप खुद से सोचो, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपका इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते कांस्टेंट प्रेशर पे, इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए,
कभी भी आपका सर गलती से दब गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो हटा देता हूँ। सुनिए, तो आप खुद से बताइए कि फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का जब लेंगे आप, कोई भी मान लीजिए स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं, बताइए आपको खुद से। आप थोड़ा सोचो, लॉजिकली सोचो कि आप गेम खेलते हो या कुछ भी खेलते हो, आप कंटिन्यू गेम प्ले करते हो, कोई आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करता है तो आप अपना क्या करते हैं, स्ट्रेटजी चेंज करते हैं कि नहीं, बताइए आप। मान लो कि आप कहीं पे क्रिकेट खेल रहे हो, कहीं पे गली या कहीं पे क्रिकेट खेल रहे हो, अब वहां पे कोई आया बोला कि नहीं हटो हटो, यहाँ पे मेरे को पार्क करना है या कुछ काम करना है, तो आप क्या करते हो, अपना स्ट्रेटजी चेंज करते हो कि नहीं, वहां से दूसरा जगह खेलने के लिए चले जाओगे कि नहीं आप लोग। जी अब फिर वहां पे जाके क्या करेंगे, फिर वहां पे अपना गेम प्ले करने लगेंगे। तो आप खुद से सोचो कि स्टार्टिंग में जिस पॉइंट पे आप खेलते थे, आप फाइनली आप जिस पॉइंट पे दूसरा जगह जाके खेलोगे, वहां पे जो आपका जो ओरिएंटेशन होगा, मान लो कि जब प्लेयर थे जो ओरिएंटेशन थे, कोई फील्डिंग कर रहा था, कोई बैटिंग कर रहा था, कोई बॉलिंग कर रहा था, वो क्या लगता है आपको, गेम तो अभी भी प्ले कर रहे हो लेकिन क्या लगता है आपको, चेंज होगा कि नहीं कुछ वहां पे, बताइए। मैंने क्या बोला कि कुछ भी लाइफ में होता है, अगर इक्विलिब्रियम होगा, अगर आप स्ट्रेस दोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी स्ट्रेस आपके लाइफ में भी आता है तो आप क्या करते हो, उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करना चाहते हो कि नहीं, नहीं हो। कोई भी अगर डिस्टरबेंस आपका जी लाइफ सर। में आता है तो आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं कि नहीं, बताइए। जी सर। उसी को बोलते हैं कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम है, उसमें अगर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो मिनिमाइज करना चाहेगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, ये तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गए तो क्या आ जाएगा आपका, फॉरवर्ड। उसी को फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब करेगा तो इक्विलिब्रियम उस डिस्टर्ब को, उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए किस डायरेक्शन में जाएगा, वो आपको यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना है। इस पे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन इसका बहुत सिंपल आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल नहीं आता है इस पे। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, क्या लिख लो यहाँ पे, व्हेन एन एक्सटर्नल स्ट्रेस is applied to a system, that system must be in equilibrium or not in equilibrium, in equilibrium. in equilibrium. The net reaction will favor in that direction where the effect of stress, where the cause of stress लिख लो, या effect of stress लिख लो, can be reduced। अगर रिड्यूस करोगे तो फाइनली किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। To attain a new equilibrium state। अब देखो, मैंने बताया आपको कि आप इक्विलिब्रियम में थे, तो आप एक इनिशियल इक्विलिब्रियम में थे, आप पे मैंने एक स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, आप क्या करोगे, योर टेंडेंसी टू रिड्यूस द स्ट्रेस दैट कॉज डिस्टरबेंस आपको क्रिएट किया, तो उस स्ट्रेस को आप क्या करोगे, रिड्यूस करने जाओगे। रिड्यूस करने के लिए या तो आपको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा या तो आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट नेचर होता है। फॉरवर्ड अगर एक्जो होगा तो बैकवर्ड इंडो होगा, फिक्स है। फॉरवर्ड अगर एक्जो होगा तो बैकवर्ड क्या होगा, इंडो होगा। तो दोनों रिएक्शन का नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। तो कोई भी आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। उसका टारगेट होता है, उसका पर्पस होता है कि स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है उसको आप मिनिमाइज करो। फाइनली यू हैव टू अचीव द न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि अगेन यू हैव टू स्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम, बट यू डोंट हैव टू अटेन द सेम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, नहीं, आपको एक न्यू इक्विलिब्रियम मिलेगा। और उस न्यू इक्विलिब्रियम में इनिशियल इक्विलिब्रियम के साथ अगर कंपेयर करोगे तो दोनों का कंपोजिशन, दोनों में प्रेशर, दोनों में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया आपका,
कि फाइनल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या होगा, इनिशियल इक्विलिब्रियम और फाइनल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या होगा, कंपोजिशन। आई बात समझ में? मैंने बोला कि स्ट्रेस अप्लाई करो, सर देखिए स्ट्रेस अप्लाई करो, सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अपसेट हो गया, मूड उसका ऑफ हो गया। अब वो मूड ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पास गॉड ने बहुत अच्छा चीज दे दिया। क्या अच्छा दिया कि दो डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, दोनों का अपोजिट नेचर होता है, ये गॉड ने उसको दे दिया। तो आपको मूड ऑफ हो गया, अपसेट हो गए, आप स्ट्रेस अप्लाई कर दिया। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद आपका वहां पे दो अपोजिट नेचर का डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में अपोजिट नेचर का रिएक्शन हो रहा है। तब जो भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो किसी ना किसी डायरेक्शन में उसको मिनिमाइज करना ही है आपको। तो आप मिनिमाइज करने के लिए नेट डायरेक्शन किसी में आप शिफ्ट हो जाइए। शिफ्ट होने के बाद स्ट्रेस को आप क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे। रिड्यूस करने के चक्कर में जैसे जाएंगे तो आपका एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा वहां पे। आई बात समझ में? समझ में आई ये थ्योरी क्या बोला, बताइए। जी जी सर। बताइए। सर अगर जो मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगा वो अगर नेग्लिजिबल अमाउंट का हुआ तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा। नेग्लिजिबल? हाँ तो क्या आप डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो सब हाइपोथेटिकल थॉट होता है। ये जो आपका स्ट्रेस, आप डी के डिफरेंशियल फॉर्म में जाएंगे तभी कभी ऐसा होता है, ऐसा बताओ। वो सब प्रैक्टिकली होता है कभी, वो सब प्रैक्टिकली नहीं होता है। प्रैक्टिकली मेजरेबल चेंज होना चाहिए आपका। एक तो सिस्टम है, ऊपर से मेजरेबल चेंज नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से मेजर कर पाएंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपका बताओ। मैनोमीटर बैरोमीटर से आप कुछ भी प्रेशर मैनेज करेंगे, माइनर चेंज करेंगे तो कहाँ से कर पाएंगे, ये सब प्रैक्टिकली नहीं होता है, इसको थ्योरेटिकली बोला जाता है सिर्फ। देखो पहले लिखो, effect of concentration change, effect of, या लिखो चेंज इन कंसंट्रेशन, effect of concentration change लिखो या चेंज इन कंसंट्रेशन। इसलिए माइनर चेंज वो नहीं होता, माइनर चेंज मेजरेबल अगर होगा तो डिस्टरबेंस होगा। आप खुद से सोचो ना, 4 पेज मैं आपको बोला कि 4 पेज का मैंने सम्स दे दिया आपको, या 4 पेज मैंने बोला आपको रीडिंग डालो। 4 पेज रीडिंग में से 5th पेज में आपने एक वर्ड ही रीडिंग दिया था, क्या फर्क पड़ा? ओवरऑल तो 4 ही पेज बोलेंगे ना उसको, कि 5 पेज आप काउंट कर लेंगे। तो वैसे ही सोचो, माइनर चेंज को कंसीडर ही नहीं करते हम लोग। देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज क्या होता है कि ए गैस है आपका, सबसे पहले गैसेस कंपोनेंट पाइए। टू बी गैस है दैट गिव द सी गैस प्लस डी गैस। बताइए, अगर ए को अगर ऐड करोगे तो ए तो एक्सेस होगा, तो फिर क्या करना चाहिए आपका, ए को रिड्यूस करोगे कि आप और फॉर्म करोगे उसका। रिड्यूस देखो करेंगे। कुछ, अगर बी को ऐड करेंगे तो आपका टेंडेंसी क्या होना चाहिए, बी को भी रिड्यूस करो। सी और डी किसी को भी ऐड करोगे तो उसका भी टेंडेंसी होगा रिड्यूस करना। तो मान लो कि मैंने सडनली ए का अमाउंट मैंने इंक्रीज कर दिया, सडनली मैंने ए का अमाउंट इंक्रीज कर दिया, तो बता दो उसको कंज्यूम करने के लिए आप किधर जाओगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। आप खुद से सोचो ना, एक काम करो, आप क्यूसी जब जाते थे, क्यूसी क्या बोलते हैं, सी अपॉन डी। सी और डी इंटू क्या होता है, ए और बी स्क्वायर। आपको पता है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज करेंगे तो क्यूसी क्या होगा, ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम। नो, रॉन्ग बोल दिया, सुनो। अगर ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्यूसी लेस देन के सी हो जाएगा। हाँ सर। अब बताओ किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। आप खुद से सोचो, अगर सी या डी को किसी को ऐड करेंगे तो क्यूसी ग्रेटर देन के सी हो जाएगा, हाँ सर। तो फिर किधर जाएगा, बैकवर्ड। जी सर। आपको हमेशा क्या करना है, आपको देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एडिशन ऑफ ए और बी विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। forward, या ऐसे लिखेंगे, एडिशन ऑफ विल फेवर द, लिखो वही, विल फेवर द
फॉरवर्ड डायरेक्शन। रीजन क्या होगा बता दो। यहाँ पे QC जो होगा, जैसे आप A और B को ऐड करेंगे तो QC क्या होगा, लेस देन KC। QC लेसन KC। इसलिए क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। सिमिलरली अगर एडिशन ऑफ C और D करेंगे तो विल फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों होगा यहाँ पे बता दो। Because जैसे C और D QC को ऐड करेंगे तो QC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, KC। आप थोड़ा लॉजिकली सोचो ना कि QC KC के इक्वल था तो क्या था, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम सडनली आपने क्या किया, KC QC के इक्वल था, सडनली आपने A और D C और D को किसी को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, QC तो चेंज हो गया। अब QC को अल्टीमेटली क्या होना है, KC होना है, तो KC होने के लिए उसको क्या जाना पड़ेगा, बैकवर्ड। आई बात समझ में। रिमूवल ऑफ A और B विल फेवर, देखो A और B को रिमूव करोगे तो फिर QC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, KC। backward direction. यस, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, QC क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन KC। And KC. रीजन क्या होगा, क्योंकि आपने किसका कंपाउंड, डिनोमिनेटर को आपने इंक्रीज किया कि न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया। डिनोमिनेटर डिक्रीज होने से QC का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो KC से एक्सीड कर गया वो, तो फिर बैकवर्ड आ जाइए। सिमिलरली सोचो कि अगर आपने C और D किसी को रिमूव करोगे तो Forward reaction. से कम हो जाएगा. यस, रिमूवल ऑफ आइदर C और D किसी को भी करेंगे तो विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि अगर ये डिक्रीज किए तो QC क्या हो जाएगा, फिर KC से लेस हो गया। तो आप एडिशन रिमूव करेंगे तो क्या चेंज हो रहा है आपका, KC चेंज हो रहा है कि QC चेंज हो रहा है। किसी का एडिशन रिमूवल से तो KC चेंज हो रहा है कि QC चेंज हो रहा है, सर QC QC। KC अब बेटा constant. KC चेंज हो जाएगा तो KC को अल्टीमेटली लाना है उसके इक्वल, और उसको अल्टीमेटली लाने के लिए आपको या तो बैकवर्ड जाना पड़ेगा या तो फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। एक सिंपल सोचना आप लोग, सिंपल क्या सोचो कि अगर कहीं भी रिएक्शन देगा और QC के एक्सप्रेशन में अगर वो कंपोनेंट्स आप ला रहे हो, सॉलिड कंपोनेंट तो नहीं आएगा QC के एक्सप्रेशन में, बताइए। ये जो QC का एक्सप्रेशन लिए बेटा, इसमें सॉलिड कंपोनेंट तो नहीं लाओगे, कोई सॉलिड तो नहीं आएगा। नहीं सर तो आप सॉलिड अगर नहीं आएगा तो सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज करने पे QC तो चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब सॉलिड कंपोनेंट को अगर हम लोग आप रिमूव अब ऐड करोगे या रिमूव करोगे कुछ पार्ट तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा आपका, नेवर। सर सिर्फ गैस solution के हाँ, गैसेस कंपोनेंट जब लेंगे, गैसेस कंपोनेंट लेंगे या कोई सॉल्यूशन होगा तभी आपका QC KC के एक्सप्रेशन आता है ना, बताइए आप। सर कोई भी सर aqueous solution. वो बता रहे हैं, सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले देखिए, अगर बेटा आप इधर इंक्रीज करोगे तो जाएगा फॉरवर्ड, इधर अगर इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड अगर इधर से किसी को रिमूव करोगे तो फॉरवर्ड। रिमूव जिधर करते हैं उधर से जाता रिएक्शन, इधर से किसी को रिमूव करोगे तो किधर होगा, बैकवर्ड। तो ये तो समझ गए ना एडिशन रिमूवल पे क्या इम्पैक्ट आता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आपको एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है ये, दैट गिव द कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब QC जब लिखोगे तो किसके कंसंट्रेशन के इक्वल टू लिखोगे, C, दैट इज इक्वल टू KC। कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। आप खुद से बताओ।
क्यूसी का एक्सप्रेशन किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, CO2 के कंसंट्रेशन पे या कैल्शियम कार्बोनेट के कंसंट्रेशन पे? CO2 के CO2 तो आप खुद से सोचो कि अगर CO2 का, अगर मैंने क्या किया, CO2 का अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो आपका क्यूसी चेंज होगा। अगर CO2 का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्यूसी चेंज होगा। इफ यू आर गोइंग टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, तो विल नॉट चेंज द क्यूसी। If your QC is not changed, if after addition of the some component of the equilibrium, but QC get no effect on the QC, तो QC अगर नहीं चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब होगा, बताइए आप लोग। नहीं सर, नहीं सर। तो इससे क्या पता चला यहाँ पे, एडिशन और रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड will not affect the state of equilibrium। आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर। तो आप याद रखना, सॉलिड कंपोनेंट का एडिशन से रिमूवल से इम्पैक्ट नहीं आता। इम्पैक्ट उसी कंपोनेंट का लेंगे जिसका एक्सप्रेशन मिलाते हैं KC QC में। आई बात समझ में? अब कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है तो वहां पे QC इक्वल टू KC है। किसी भी कंपोनेंट का एडिशन करोगे, रिमूवल करोगे तो KC आपका चेंज नहीं होगा, QC चेंज हो गया। अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किए थे, QC को KC में लाने के लिए आप सोच लो किधर जाएंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, आप सोच लो। यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए आप लोग। हाँ सर देखो और बता रहा हूँ आपको, एक चीज दिखा रहा हूँ, देखो क्या होता है। सर लिक्विड के लिए होगा ना? लिक्विड का भी बता रहा हूँ, लिक्विड का बता रहा हूँ। ये क्या होता है कि ये होता है आपका एक कम्प्लेक्स होता है, थायोसाइनाइड का कम्प्लेक्स होता है ये। सर राइट? वहाँ विल नॉट होगा ना? कहाँ पे? CSU3 और CO। यस 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 बेटा, कर देता हूँ वहाँ पे। विल नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बताइए आप लोग, खुद से समझ में आ गया ये सब? अब समझ में आ गया नहीं है? चलिए, जी सर। इसको क्या करेंगे ना, इसको अगर मान लो वाटर में रखे हो ये, तो ये इक्विलिब्रियम आता है किसके साथ? ये इक्विलिब्रियम आता है आपका Fe3+ के साथ, क्योंकि Rn+3 में यहाँ पे थायोसाइनेट होता है ये, इसके साथ इक्विलिब्रियम में है ये। इसका कलर होता है रेड, इसका कलर, इसका जो कलर जाओगे तो इसका येलो इस ब्राउन होता है, तो ये येलो में लिख देता हूँ, ये कलरलेस होता है। अब बता दो इक्विलिब्रियम में। बेटा खुद से सोचो कि अगर आप Fe3+ को रिमूव करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? सर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। थायोसाइनेट को अगर रिमूव करोगे तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अगर आपने क्या किया यहाँ पे कि देखो मैं क्या कंडीशन बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक कंडीशन बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे पोटेशियम थायोसाइनाइड अगर मैं दूंगा, इसको पोटेशियम थायोसाइनेट बोलते हैं हम लोग। पोटेशियम थायोसाइनाइड को अगर ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बता दो? फॉरवर्ड Equilibrium reaction will favor in backward direction बेटा। हाँ सर बैकवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब राइट से किधर जाएगा? लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। दैट इज राइट टू लेफ्ट। क्यों? देखो लीचैटले से आप पढ़ते होते पोटेशियम थायोसाइनेट दोगे तो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो फिर तो बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि क्यूसी के एक्सप्रेशन में आएगा कि नहीं बेटा? यहाँ पे आप क्यूसी इक्वल टू पहले लिखेंगे, क्यूसी इक्वल टू KC। अब वो आपका क्या हो जाएगा कि Fe3+ का कंसंट्रेशन, और वहीं पे हो जाएगा आपका थायोसाइनाइड का कंसंट्रेशन, यहीं पे कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका कम्प्लेक्स का, ये 2+। तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? आपने के सब एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी सॉल्युबल होता है, रेड कलर होता है इसका। आप खुद से सोचो कि यू आर इंक्रीजिंग द थायोसाइनेट, तो थायोसाइनेट का जब करेंगे तो क्यूसी क्या होगा? ग्रेटर देन KC हो जाएगा, तो क्या जाएगा वो, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड, बैकवर्ड। बैकवर्ड। अगर मान लो कि आपने इसी इक्विलिब्रियम में आपने ऑक्जेलिक एसिड दे दिए, तो ऑक्जेलिक एसिड जैसे दोगे तो वो बना देगा आपका Fe3+ के साथ
ये 3 मोल्स ऑक्जेलिक एसिड के जैसे कंबाइन करता है तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। ये जैसे 3 लेंगे तो 3 - 6 हो जाएगा उधर, और इधर आपका 3 माइनस देते हो तो प्लस आ जाएगा। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। अब बताओ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया तो अल्टीमेटली किसका रिमूव हो गया? Fe3+ का कंसेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो बता दो किधर जाएगा इक्विलिब्रियम? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। क्योंकि आप देखो, आपने ऑक्जेलिक एसिड का एडिशन किए तो ऑक्जेलिक एसिड के साथ Fe3+ कंबाइन किया, इसका मतलब आप किसको रिमूव करो? Fe3+ को रिमूव करो लिटरली। तो Fe3+ को लिटरली अगर रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर फेवर करेगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। इसका मतलब हुआ है कि रेड कलर आपका क्या हो जाएगा? फेंट होते चला जाएगा कि ग्रेजुअली? जी सर, जी सर। इसका भी कलर येलो ही होता था, येलो कलर फेंट, इसका कलर डीप होते चला जाएगा, इसका भी येलो कलर होता है, और इसका जो रेड कलर था वो क्या होगा? फेंट होते जाएगा। तो यही सब ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूजन लिया गया। अब आई बात समझ में कैसे कैसे शिफ्ट होगा? हाँ सर, हाँ सर। तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस रिएक्शन कहाँ पे फेवर करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज लेफ्ट टू राइट। तो कुछ कंक्लूजन आया समझ में? लिस्ट एटलर्स का एक सर सॉल्यूशन पे। सर एक बार लास्ट पार्ट रीडिंग करेंगे H2CO4 का। ये ऑक्जेलिक एसिड दिए तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो ये वीक एसिड होता है, वो आयनाइज करके बना देगा ऑक्जेलेट। अब ऑक्जेलेट क्या करेगा? इसके साथ चिलेटिंग लिगेंड्स होता है, बताएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ये कंबाइन टू फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये ट्रैप हो गया। ट्रैप कौन हो गया? Fe3+। तो आपने क्या किया? लिटरली इसको एक रिएजेंट देके Fe3+ को आप वहां से रिप्लेस कर रहे हो। तो Fe3+ जैसे रिप्लेस हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम किधर फेवर करेगा? फॉरवर्ड। आई बात समझ में? सर पर मैं कॉम्प्लेक्स तोड़ डाऊं ना। हाँ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आप बनाया आपने, ये एक रिएजेंट आपने दे दिया, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना दिया, यहाँ पे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बता दिया कंपाउंड। तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका Fe3+ का कंसंट्रेशन क्या करेगा? रिड्यूस करवा देगा। और हाँ Fe3+ का कंसंट्रेशन जैसे रिड्यूस होगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन। कुछ आइडिया लगा इम्पैक्ट एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन रिमूवल से? और देखो एक चीज और बता रहा सर हूँ। रिएक्शन रिड्यूसिबल तो बैकवर्ड नहीं जाएगा। बैकवर्ड कैसे जाएगा? रिएक्टेंट आपका कहाँ से? रिएक्टेंट में कुछ है ही नहीं वो। इसको हम रिमूव कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो क्या जाएगा? फॉरवर्ड जाना चाहिए ना। अरे बेटा, आप इसको डिक्रीज करो मतलब QC आपका लेस हो जाएगा, तो फिर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाना सर पड़ेगा। Fe3+ कैसे डिक्रीज कर रहे हैं? अरे बेटा, यहाँ पे ट्रैप करके वो ले लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसीलिए वो हट गया वहां से, हट गया वहां पे। अनाइजेबल पार्ट नहीं, वो ट्रैप हो गया वो। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट देखते हो ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो भी इंटैटिज होता है वो अनाइजेबल नहीं होता, मतलब Fe3+ को हटा के लेके भाग गया वो। आई बात समझ में? This is the coordination compound, the square bracket, whatever the entity is inside the square bracket, that is non-ionizable. That part not soluble in the water. You can't get the Fe3+ from that part. कर लेंगे समझ में? कुछ आइडिया लगा? हाँ समझा। समझ। अच्छा, अब देखिए, अब एक काम करते हैं हम लोग। N2 गैस जब कंबाइन करता है आपको 3H2 गैस में, तो क्या बनाता है आप लोग बताओ? 2NH3 गैस। 2NH3 गैस। आप जब इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा होगा ना, इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा होगा, देखो तो। ये लिया मैंने इक्विलिब्रियम लिया यहाँ पे, और ये क्या लिया आपने? कंसंट्रेशन। अब वर्सेस टाइम का मैं प्लॉट ले रहा हूँ, चेक करना आप लोग। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट लेके मैं एक चीज जो बता रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर ले, इस लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है सुनो। देखना। अब मेरे को ये बताइए, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, चेक करना।
यहाँ पे मैं ग्राफ ले रहा हूँ, किसका देखना है, यहाँ पे मैं ग्राफ ले रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्राफ आपका कंसंट्रेशन है, ये किसका, ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहा हूँ मैं अमोनिया का इक्विलिब्रियम पे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहा हूँ मैं हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन का। ये आपको मैंने लिया इनिशियल इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम है कि नहीं, ये बताओ आप लोग। हाँ सर, हाँ सर। इनिशियल इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। अब इस इक्विलिब्रियम में आपने क्या क्या, एडिशन ऑफ NH3 कर दिए। किसका एडिशन करे इस इक्विलिब्रियम आपने, अमोनिया, अमोनिया का। अमोनिया। तब बताओ अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, सुनो। ये अमोनिया था आपका, लेकिन अमोनिया का जब एडिशन करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। जी सर, जी सर। इंक्रीज होने के बाद वो इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या करेगा, अपना कंज्यूम भी करेगा, तो डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे। फिर से सुनो, पहले इंक्रीज हुआ, फिर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि कंज्यूम होना है ना उसको इक्विलिब्रियम आने के लिए। मैंने क्या बोला, NH3 का एडिशन करोगे तो NH3 बेटा एडिशन करोगे तो फॉर द टाइम बिंग के लिए कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज होगा, फिर ग्रेजुअली वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम किधर फिर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। बैकवर्ड, बैकवर्ड। बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो NH3 को क्या करना, अपने अमाउंट को डिक्रीज करना, तो डिक्रीज होके कांस्टेंट हो गया कि नहीं, फिर देखो आप। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, हाँ। आप बताइए, जब ये कंज्यूम होगा, ये आपने ऐड किया, तो ये बैकवर्ड जैसे शिफ्ट होगा तो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। जी सर, जी सर। तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसका कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होके भी ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसका भी देखो यहाँ पे इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो बताओ, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कंटिन्यू इंक्रीज होके कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि वो हमेशा कंटिन्यू फॉर्म ही होते चला जाएगा। और NH3 को आपने ऐड किया तो फिर तो वो कंज्यूम होगा, तो वो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। अब ये बताइए, तो ये जो स्टेट आ गया, ये एक न्यू इक्विलिब्रियम आ गया कि नहीं, ये स्टेट में यहाँ के बाद। तो ये क्या होगा आपका, फाइनल इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे। अब बताओ, न्यू इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम और फाइनल इक्विलिब्रियम का कंपोजिशन सेम है कि डिफर कर रहा है, ये बताइए आप। डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट है। डिफर कर रहा है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बना दोगे ना आप लोग, समझ में आ जाएगा ना ग्राफ, बताइए। हाँ सर, हाँ सर। ये सब एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे आप लोग, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में जाके देखिए, ये ग्राफ आपका एनसीईआरटी में दिया होगा, तब समझ में आ गया कैसे ग्राफ प्लॉट किया मैंने। सर इस ग्राफ क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए कंसंट्रेशन वर्सेस किसका लिया मैंने, टाइम के साथ। हाँ सर, हाँ सर। और यहाँ पे मान लो कुछ मोल दे देगा, मोल पर लीटर रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उस पॉइंट को पुट कर देंगे, हाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इक्विलिब्रियम पे। ओके सर, ओके सर। ऑप्शंस में से ग्राफ अलग वैसे देखते हैं। ऑप्शन नहीं है, आप खुद कॉन्सेप्चुअली सोचिए, कॉन्सेप्चुअली सोचिए कि यू हैव द ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। So if you have the system in the state of equilibrium, then definitely there should be the different composition of the each component. यस सर, यस सर। That's why I have draw the straight line parallel to the time, because time के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए वो। हाँ सर, हाँ सर। आपको यहाँ पे क्या किया, आपने NH3 को ऐड कर दिया, तो what should be after addition of NH3 concentration get increase, यस सर, यस सर। but due to attain the new state of equilibrium, net reaction will favor in the backward direction. यस सर, सो इट्स The concentration of NH3 should decrease to the constant value. यस सर, यस सर। जैसे बैकवर्ड जाएगा तो एडिशनल आपका क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एडिशनली आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसको जाके कांस्टेंट होना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ से एक फाइनल इक्विलिब्रियम आ गया कि नहीं, इधर बताइए आप। ओके सर, ओके सर। तो बताइए, तो ये ग्राफ सब एनसीईआरटी में दिया है, क्वेश्चन भी देता है थ्योरेटिकल, तो समझ में आ गया, इनिशियल इक्विलिब्रियम फाइनल इक्विलिब्रियम आ गया।
अब देखो तो ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज समझ में आ गया कि नहीं आपको? दूसरा लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। तो प्रेशर चेंज लिटरली क्या होगा, वॉल्यूम प्रेशर चेंज सेम होगा ना। अरे बेटा वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज होगा। हाँ सर, हाँ सर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वॉल्यूम चेंज नहीं करे प्रेशर चेंज करेंगे तो इनर्ट गैस का एडिशन कर दो। ऐसा भी हो सकता है आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट करके आप प्रेशर चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनर्ट गैस का एडिशन करना पड़ेगा, तो वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे लिखो रूल 1, सुनो क्या होता। व्हेन प्रेशर इज रेज्ड, तो प्रेशर बढ़ाओगे कैसे, बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम या बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम? by reducing volume. थ्रू कंप्रेशन। तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा कि इंक्रीज हो जाएगा, बता दो। अरे बेटा क्या होगा, गैसियस सिस्टम इक्विलिब्रियम, आप पिस्टन को डाउनवर्ड मूव कर दिए, पिस्टन इज मूविंग डाउनवर्ड, तो व्हाट विल हैपन, यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, द प्रेशर विल गेट इंक्रीज। net reaction will favor in that direction where lower moles of gases are produced। मतलब प्रेशर इंक्रीज करने पे आप कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे? तो जहाँ पे लोअर में आप खुद से सोचिए, देखो मैंने क्या बोला कि क्या रीजन होता है वो बताऊंगा आपको। व्हेन प्रेशर इज रेज्ड यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय कंप्रेस थ्रू द कंप्रेशन, मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज होगा, द प्रेशर इंक्रीज होगा। एक फैक्टर याद रखिए, दूसरा अपने आप याद होगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग pressure through the compression, the net reaction will favor in that direction where the lower moles of the gases are produced। मतलब उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां पे गैसेस मोल्स का लोअर होगा। आप एक काम करो, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो प्रोडक्ट साइड में कितना मोल्स गैस का है, तो 2। रिएक्टेंट साइड में कितना मोल्स गैस का है, 4 4। आप खुद से सोचो, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को फेवर करेगा कि नहीं? हाँ yes sir, सर, हाँ सर, आप प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया फेवर करेगा कि नहीं? जी सर, जी yes सर, sir, yes sir, आपको इंडस्ट्रियली अगर आप मान लो आप कमर्शियल लेवल पे अमोनिया का प्रोडक्शन करोगे तो आप हाई प्रेशर पे फेवर करोगे कि नहीं? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, sir, आपको बोलेगा विच वन इज फेवरेबल कंडीशन, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो बोलोगे हाई प्रेशर। high pressure, आई बात समझ में, किधर जाएगा, लोअर मोल्स की तरफ, हाई मोल्स की तरफ, लोअर मोल्स की तरफ। लोअर मोल्स की तरफ। तो ये इजी ट्रिक है कि नहीं पकड़ने का, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता। तो देखो अब सुनो, आप ये चीज थोड़ा गौर से सुनो। देखो प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। फिर से सुनो, नहीं नहीं रॉन्ग बोल दिया मैंने, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, देखो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो गया। हाँ सर, हाँ सर, बेटा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो आपका टेंडेंसी होगा ना नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को डिक्रीज करो। हाँ, हाँ, देखो प्रेशर बढ़ाने पे, स्ट्रेस आने पे आप पे क्या इंपैक्ट हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो गया। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे इंक्रीज करोगे? फिर डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा, जहाँ पे एन का वैल्यू लेस होगा, हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि भी को तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वही स्ट्रेस है आपका। आपके पास एक ही बचता है, एन को साथ रिस्पेक्ट में चेंज करो, तो आप किधर जाएंगे, लोअर मोल्स की तरफ, हायर मोल्स की तरफ? लोअर मोल्स की तरफ। सर लास्ट ये पार्ट एक नंबर ऑफ बार मोल्स, देखिए। ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स
पर यूनिट वॉल्यूम है ये। द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम गेट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। द नेट रिएक्शन किधर जाएगा? लोअर मोल्स की तरफ या हायर मोल्स की तरफ? लोअर मोल्स की तरफ। आई बात समझ में? या इसको और एलिब्रेट कर दिया, समझ में आ गया आपका? सर एक बार रिपीट करेंगे। सुनिए सुनिए, एक काम करेंगे, सुनिए। अगर मान लो एक क्लासरूम है, सुनिए, एक क्लासरूम है, वहां पे 10 स्टूडेंट्स है, राइट? और उस जी क्लास सर। को, अगर मान लीजिए उस क्लासरूम को मैंने क्या किया, एक कंप्रेसिबल पिस्टन की तरह उस क्लास को मैंने कंप्रेस कर दिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाँ हाँ द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा, तो आप कभी देखते होंगे कि कहीं पे ज्यादा क्राउडेड एरिया में जब आप लिफ्ट पे चढ़ते हो, कहीं पे मान लो मॉल में जाते हो, कहीं पे क्राउडेड एरिया होता है, लिफ्ट में जैसे चलते हो, तो क्या होता है, ज्यादा क्राउड होने से ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन आ जाता है लिफ्ट में। हाँ हाँ तो फिर क्या होता है, उस लिफ्ट में ज्यादा पर्सन रहता है, तो आप क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो कि नहीं जाना, नहीं जाएंगे। हाँ हाँ। तो फिर आप क्या होता है, लेस क्राउडेड साइड में जाना प्रेफर करोगे। जी सर। जी सर। तो वैसे ही सोचिए, प्रेशर अप्लाई करने पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या होगा, बढ़ गया। हाँ हाँ तो आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना चाहेंगे, कमाना चाहेंगे। हाँ हाँ। तेजी से लोअर मोल्स की तरफ जाइए आप। अच्छा अच्छा। आई बात समझ में? जी जी। रूल 2 लिखिए। अब सोचो तो प्रेशर रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा? number of more volume decrease जैसे लेस नंबर होगा तो हायर की तरफ जाइएगा, प्रेशर रिड्यूस करोगे तो हायर की तरफ चले जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो लोअर की तरफ जाएगा, अपोजिट कर दीजिएगा। व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड, इसके थ्रू, एक्सपेंशन या कंप्रेशन के थ्रू? expansion एक्सपेंशन। नेट रिएक्शन किधर जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। नेट रिएक्शन will favor in that direction where higher moles of gas is produced. अगर मान लो किसी रिएक्शन का डेल एन जी 0 होगा, इसका मतलब दोनों साइड गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट इक्वल होगा। हाँ सर, हाँ सर। वहां पे प्रेशर का इम्पैक्ट नहीं होता। प्रेशर के इम्पैक्ट के लिए डेल एन जी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। रूल 3 देखिए क्या होगा। व्हेन डेल एन जी 0, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज एट ऑल, कुछ नहीं होगा प्रेशर चेंज करने पे, क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपका? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज एट ऑल। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी रिएक्शन का डेल एन जी 0 होगा, तो उसपे आपको बोलेगा कि विच वन इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेशर चेंज। तो आप कौन सा रिएक्शन लेंगे, कौन सा इक्विलिब्रियम लेंगे, बताओ? तो जब डेली आप खुद से सोचिए, 2HI को, अगर गैस को अगर लेके जाएंगे आप H2 गैस में और I2 गैस में जाएंगे, तो बताओ डेल एन जी क्या हो जाएगा इसका? जीरो जीरो। जीरो। तो इस पे कोई प्रेशर का इम्पैक्ट होगा? नो। नो सर, नो सर। आई बात समझ में? आप खुद से सोचिए, अमोनिया का प्रोडक्शन के लिए आपको हाई प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर चाहिए? आपने देखा रिएक्शन, मैंने बता दिया, अमोनिया का प्रोडक्शन के लिए अमोनिया का ये है सर Haber's हाई प्रोसेस प्रेशर चाहिए। प्रेशर चाहिए। हाई प्रेशर चाहिए। अगर लो प्रेशर जाएंगे तो क्या करेगा, प्रोसेस डिसफेवर कर देगा। अगर मान लो कि आप उस कंपनी में आप वर्क इंजीनियर हो, आपको क्या करना है, गुस्सा आ गया, बोलेगा अमोनिया का प्रोडक्शन को ही स्लो कर देंगे, तो क्या करेंगे, लो प्रेशर या हाई प्रेशर? लो प्रेशर लो करेंगे। प्रेशर। लो प्रेशर करके भाग जाएंगे वहां से, लो प्रोडक्शन ही कम हो गया। आई बात समझ में? हमेशा याद रखिएगा, अमोनिया प्रिपरेशन के लिए हाई प्रेशर चाहिए। चलो।
अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। N2O4 गैस को अगर डिकम्पोज करोगे तो किस में जाता है ये NO2 गैस में। बेटा Kp इक्वल टू इसका 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होगा कि नहीं। जी सर, जी सर। आप मेरे को बताओ कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा। सर बैकवर्ड जाएगा। प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो अल्फा का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ पहले। हाँ सर, वो तो करेगा। क्योंकि खुद से सोचिए, अगर फॉरवर्ड जाता तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता, हाई होता। हाँ, हाँ। लेकिन आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको बैकवर्ड जाएगा तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो गया। हाँ सर, हाँ सर। बट केपी पे कोई इम्पैक्ट आएगा, नो। सर आपके एग्जाम जा सकते हैं। कांस्टेंट। अरे बेटा आप यह करो, यहाँ पे एक इसका 1 लेंगे, इसका 0 लेंगे, इसका 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा हो जाएगा। प्रेशर मैं इक्विलिब्रियम को पी लूंगा तो एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं, ये बताओ। सर ये समझ आप खुद से सोचो, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो ये 2 मोल्स है इधर, इधर आपका 1 मोल है, तो लोअर मोल्स की तरफ शिफ्ट होंगे कि नहीं आप। हाँ हाँ तो लोअर मोल की तरफ जैसे शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर अल्फा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। डिक्रीज आई बात समझ में। ओके सर केपी पे कोई इम्पैक्ट आएगा, नो। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपका प्रेशर चेंज का। थ्री लिखो। सर आपको लास्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, अब बताइए क्या था। सर आप बस एक बार कौन सा पार्ट, बस ये वाला एग्जाम सी कौन सा, ये इंटू वो वाला इंटू कौन सा, ये नहीं सर देख ये दिख गया ये केपी। सर समझ में आ केपी क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। यस सर तो समझ में आ गया ये। हाँ अब देखो, अब जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सुनना, ये बहुत इंटरेस्टेड है, इसका भी रूल करके बना देता हूं ताकि ट्रिक याद रखना। देखा, सबसे पहले याद क्या रखना आप लोग, सबसे पहले एक चीज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ए अगर कंबाइन किया बी से और ये सी प्लस डी दिया, अगर इंथैल्पी मैं पॉजिटिव लूंगा तो बताइए इंडो या एक्सो। एंडो। तो फॉरवर्ड को बोलेंगे एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड। ये इंथैल्पी चेंज हमेशा किसका नेचर बताएगा, फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो बैकवर्ड उसका अपोजिट नेचर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। अगर मान लो किसी भी प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज इज गिवन योर क्वेश्चन, then according to sign of convention of enthalpy you have to find nature of the forward direction। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का नेचर आपको पता चला इंथैल्पी चेंज के रिस्पेक्ट में, तो बैकवर्ड क्या होगा, उसका अपोजिट होगा कि सेम होगा, ऑपोजिट होगा। अपोजिट होगा। अगर मान लीजिए कि आपने एक्स वाई को, आपने 2xy को डिकम्पोज करके आपने x2 और y2 बनाया, तो जनरली डिकम्पोजिशन क्या होता है, इंडोथर्मिक। यहाँ पे लिखा रहेगा आपको -q किलो कैलोरी। अब बताओ -q का मतलब क्या होता है, एक्सो या इंडो। -q का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट रिलीज हो रहा है, वहां पे नहीं, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, याद करो। +q डेल एच माइनस q डेल एच प्लस। तो इसीलिए कंफ्यूजन के लिए क्या करेगा, आपको q दे देगा, तो अगर हीट दे देगा q के टर्म में तो q का साइन का अपोजिट इंथैल्पी साइन ले लेना आप। तो बताइए फॉरवर्ड क्या होगा इस प्रोसेस का, इंडो या एक्सो। एंडो। अब बैकवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सो। फिर देखो, अगर आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंबाइन करके
अगर आप अमोनिया बनाएंगे तो ये प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ, देखना यहाँ पे 2NH3 गैस। ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे -92 किलो जूल मैंने बताया। बताओ बेटा एंथैल्पी चेंज क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सर। नेगेटिव। तो फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, एक्जो। atomic, बैकवर्ड क्या हो जाएगा, इंडो। इंडो। आप बताओ, आप हीट अगर देंगे सिस्टम में तो किसके तरफ वो हीट अगर दोगे सिस्टम में तो सिस्टम के क्या टेंडेंसी होगा, हीट को एब्जॉर्ब करने की छोड़ देगा ऐसे ही? आप इसमें नहीं नहीं, आपको मैं एब्जॉर्ब करना चाहेगा तो वो इंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, बताओ। हाँ सर, हाँ सर। और अगर सिस्टम से हीट रिलीज करवाएंगे तो चाहेगा नहीं हीट को, और रिलीज कर वो प्रोडक्शन, हाँ सर, हाँ सर। तो क्या जाएगा, एक्जोथर्मिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं? 30। बस यही होता है, रूल 1 रूल 2 करके शॉर्ट में बता देता हूँ, समझ लो। हाँ लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा कि नहीं यहाँ पे? यस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर आपने वन ऑफ इक्वेशन बता दिए थे मैंने, इक्विलिब्रियम चेंज हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। बताओ तो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करोगे, बाय हीटिंग या बाय कूलिंग? heating, हीटिंग। अगर सिस्टम का टेम्परेचर आप इंक्रीज किए थ्रू द हीटिंग, द नेट रिएक्शन विल फेवर इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन या एक्सोथर्मिक डायरेक्शन? endothermic, Will favor in the in an endothermic direction. To consume heat, to absorb heat, or to release it? To absorb. To absorb the added heat. आई बात समझ में? अगर प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड इंडोथर्मिक होगा। इफ यू आर गोइंग टू हीट दिस, इफ यू आर गोइंग टू हीटिंग द सिस्टम, it means you are indirectly, literally you are increasing the temperature. The net reaction will favor in the backward direction because backward is indo और forward is exo. आई बात समझ में? Yes. रूल टू लेंगे तो आप बताओ, when temperature is lowered, रिड्यूस करेंगे तो बाय कूलिंग या बाय हीटिंग? by कूलिंग cooling, कैसे, देखो कूलिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए एक सिस्टम है, सिस्टम आपका 35 पे होता है, यहाँ पे आपको पता था, मैंने एक थर्मोस्टेट में 10 डिग्री सेल्सियस पे जाकर उसको रख दिया था, टेम्परेचर आपने क्या किया, उसका रिड्यूस कर दिया कि नहीं? रिड्यूस कर देंगे। तो नेट रिएक्शन किधर जाएगा, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। डायरेक्शन टू रिलीज इट या टू एब्जॉर्ब इट? release, रिलीज। अगर मान लो कि एक्सो इंडो होगा, दैट पार्ट यू कैन आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द एंथैल्पी साइन। आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट फॉरवर्ड इज एक्सो, बैकवर्ड इंडो, देन टेम्परेचर का इम्पैक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। अल्टीमेटली क्या था, जो स्ट्रेस दिए तो उसको मिनिमाइज करना था, एक्सो इंडो आपका अपोजिट नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करो। देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने SO2 गैस लिए थे और हाफ O2 गैस लिए, ये बनाएगा SO3 गैस, इसका एंथैल्पी चेंज जो होता है वो निगेटिव होता है। बताओ फॉरवर्ड क्या है, सर एक्सोथर्मिक। एक्सो। बैकवर्ड क्या है, एंडोथर्मिक। इंडो। तो बताइए कंडीशन मैं बता रहा हूँ, कंडीशन दैट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, मैंने बताया कि वो कंडीशन आप बोलो जो फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो मैं बता रहा हूँ कंडीशन, सोचिएगा आप लोग, देखना। हाई प्रेशर, यस और नो बोलो। मैंने बोला कंडीशन दैट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, SO3 का प्रोडक्शन करना आपको, contact process that used to for preparation of H2SO4, and this is the main deciding steps of the contact process।
और थ्रू द कांटेक्ट प्रोसेस यू आर गेटिंग द H2SO4। तो आप H2SO4 का प्रोडक्शन बढ़ाना आपको, SO3 का प्रोडक्शन आप बढ़ाओ। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए you have to use the high pressure, ये low pressure, then definitely you have to use the high pressure, because in that condition you are getting the 1 mole of the product side. Here you are getting the 3/2 moles of the reactant side, where the gaseous moles of product reactant greater than that of the gaseous moles of product. तो डेफिनेटली हाई प्रेशर लेंगे तो लोअर मोल्स की तरफ जाएगा फॉरवर्ड। अब बताओ हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। रीजन क्या होगा देखो, अगर आप हाई टेम्परेचर लोगे तो बैकवर्ड इंडो बैकवर्ड आ जाएगा, अगर लो टेम्परेचर लेंगे तो फॉरवर्ड एक जो है फॉरवर्ड फेवर करेगा आपको लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे नहीं। हाई टेम्परेचर विल फेवर द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ आइडिया लगा आपका रिसेटलर्स के ये पार्ट से? टेम्परेचर चेंज समझ में आया या नहीं समझ में आया? इंथैल्पी चेंज के अकॉर्डिंग होता है ये। 4 लिखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। देखो इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे 2 पार्ट में हम लोग। देखो एक करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस करेंगे तो नो इफेक्ट एट ऑल। रीजन क्या होगा बताओ? ओके बताइए, कॉस्ट इनर्ट गैस अगर एडिशन करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम लिए मतलब कि एक कंटेनर है, मान लो एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपने रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रखा है। इन दैट कंटेनर यू एडिंग द इनर्ट गैस, हीलियम या नियॉन कुछ दे दिए आपको, तो do you know that gas does not participate in the cell, does not participate in the reaction, बट वहाँ पे कुछ मोल्स अब इनर्ट गैस का देंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टोटल मोल्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं आपका? मिक्सर का नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा कि नहीं? हाँ सर। और आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मान लीजिए कि आपने ए गैस था, ये बी गैस कंबाइन करके दिया आपका सी गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर। जी सर। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। बताइए मोल फ्रैक्शन जब लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ए बी सी प्लस मोल्स ऑफ इनर्ट गैस इनटू प्रेशर ऑफ मिक्सर। बताओ बेटा ये इनर्ट गैस के एडिशन से आपका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? रिड्यूस होगा कि इंक्रीज हो जाएगा? सर रिड्यूस होगा। देखो आपने क्या किया, ये तो आपका इक्विलिब्रियम पे था, ये ऑलरेडी आप कंसिडर किए थे कहाँ पे? इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए, लेकिन इनर्ट गैस आने से आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू और भी इंक्रीज हो गया, तो आपका टोटल मोल्स क्या हो जाए बताए? मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूस होगा। हाँ सर। ये वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। बताओ जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा रिड्यूस होगा उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, तो नेट वैल्यू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर पे कोई इम्पैक्ट आएगा? अनचेंज रहेगा। अनचेंज रहेगा। तो बताइए कुछ इम्पैक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे? नो। नो सर। क्योंकि क्यूसी इक्वल टू क्यू क्या होगा यहाँ पे? क्यूपी इक्वल टू केपी रहेगा हमेशा पार्शियल प्रेशर में, वो चेंज ही नहीं होगा आपका, तो क्या होगा इक्विलिब्रियम पे कोई इम्पैक्ट आएगा? नो। तो आप याद रखना यहाँ पे ये क्या होगा? रिमेंस अनचेंज, ये चेंज हो जाएगा। सेम ही रहेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रिमेंस अनचेंज्ड। क्यों चेंज अनचेंज होगा? तो सेम प्रोपोर्शन में होता है, कैसे समझे? बिकॉज लिख रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज
moles of mixture and partial pressure, ये pressure of mixture increase in the same proportion. आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हो ना? आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हो ना? बताओ। हाँ हाँ आइडियल गैस इक्वेशन में आपने क्या किया? पीवी इक्वल टू नॉट टी पढ़े थे ना? जी सर, जी सर। आप पीवी इक्वल टू नॉट टी होगा तो प्रेशर, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे तो प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा कि नहीं? यस सर, यस सर। तो प्रेशर जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में मोल्स भी इंक्रीज होगा ना? देखो, टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो, तो प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर जिस मोल्स जिस प्रोपोर्शन में चेंज होगा उस प्रोपोर्शन में तो प्रेशर भी चेंज होगा। आई बात समझ में? ओ हाँ। आप यहाँ पे जब ले रहे हैं तो मोल्स ऑफ ए लिखेंगे, ये मोल्स ऑफ किसका लिखेंगे? मिक्सर, टोटल मोल्स। मैंने यहाँ पे लिखा ये टोटल मोल्स, ये टोटल ले लिए, और यहाँ पे मैंने लिया टोटल प्रेशर। अब बताओ, प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। वी और टी मैंने क्या लिखा? कांस्टेंट। तो बेटा बता दो, जिस प्रोपोर्शन में आपका ये बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा कि नहीं आपका? अब दोनों अगर सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज आपका चेंज होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा पार्शियल प्रेशर पे? नो इफेक्ट। डेल्टा सेम रहेगा। कैंसिल हो जाए। तो आप इसको अगर मान लीजिए टोटल में लिखना चाहते हैं तो टोटल भी लिख देता हूँ आपको, मिक्सर का हटा के टोटल लिख देता हूँ, तो वो भी याद रखिएगा, नहीं तो आपका देखिएगा उसी से चलेगा आपका काम। तो आप बताइए, तो आपको बोलेगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इफ यू आर गोइंग टू ऐड द इनर्ट गैस इन द कंटेनर, दैट कंटेनर कैनॉट एक्सपैंड, कैनॉट कंप्रेस, means constant volume, constant temperature. In that condition, inert gas addition will affect the state of equilibrium? No. क्योंकि क्यूसी पे आपने लिटरली कोई चेंज ही नहीं लाया। तो क्यूसी अगर चेंज नहीं करेगा तो क्यूसी इक्वल टू केपी तो होगा, वो केसी होगा वहां पे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका? आई बात समझ में? कांस्टेंट प्रॉब्लम कब? हाँ सर। हाँ। अब ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर देंगे तो क्या होगा देखिएगा बेटा। कांस्टेंट प्रेशर पे दोगे तो इनर्ट गैस एडिशन से प्रेशर क्या होगा? प्रेशर तो इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सेम प्रेशर मेंटेन, मान लो कि आपने इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर था 1 atm, इनर्ट गैस के एडिशन पे प्रेशर हो गया 1.1 atm, लेकिन आपको 1 atm मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशन या कंप्रेशन? सर आप ये बता मैंने बोला आपको कि जब आप इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर को क्या करना? कांस्टेंट रखना है आपको। तो आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं आपको? हाँ सर। हाँ। हाँ सर, हाँ सर। After addition of inert gas, to maintain the constant pressure, you have to increase the volume of container. यस। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। हाँ सर, हाँ सर। इक्विलिब्रियम किधर फेवर करेगा? हायर मोल्स की तरफ। यस सर, यस सर। तो पता है कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा? आपका इनर्ट गैस का एडिशन इम्पैक्ट करेगा कि नहीं आपका? करेगा सर, करेगा सर। ये लिख लो यहाँ पे, नेट रिएक्शन will favor in that direction where higher moles of the gases produce। फिर से बता रहा हूँ, देखो आप यहां से देखना, देखो आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं?
नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? डिक्रीज होगा। ये पर्पस क्या था, टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, the number of moles भी तो है। टू मेंटेन किसके लिए, टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर, टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। अब बताओ तो यहाँ पे आओ, ये प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना है, इनिशियल जैसा था वही रखेगा, तो आपका डिनोमिनेटर तो आपका इंक्रीज हो गया, तब बताओ तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा कि नहीं? हाँ सर, आप चेंज होगा। तो बताइए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर। इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, हायर मोल्स की तरफ या लोअर मोल्स की तरफ? हायर मोल्स की तो आप बताइए इनर्ट गैस के एडिशन कब इम्पैक्ट करेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे? कांस्टेंट प्रेशर। बताइए यहाँ तक समझ में आएगा उस टॉपिक आपको? थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी इतना से काम चल जाएगा, मैं क्वेश्चन अब बनवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन लाऊंगा पूरा आपको। कांस्टेंट प्रेशर वाला मुझे अरे बेटा कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर आपको मेंटेन करना है। मान सर लो, सर सुनिए फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए इक्विलिब्रियम था, आपने प्रेशर यहाँ पे, टोटल प्रेशर आपने नोटिस किया यहाँ पे 1 atm, लेकिन बेटा इनर्ट गैस का एडिशन करने पे 1 atm मेंटेन नहीं न रहेगा आपका। नहीं सर तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है मतलब 1 atm ही मेंटेन करना था, आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे आपका नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका इक्विलिब्रियम किधर जाता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होने पे हायर मोल्स की तरफ। ओके सर अभी समझ तो बताइए समझ में आ गया ये कांस्टेंट प्रेशर का? हाँ सर अब देखो, अब जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन सब थोड़ा क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, एक और रिलेशन बताना पड़ेगा, वो बता देता हूँ। देखो यहाँ से क्वेश्चन मैंने रखा कुछ, देखो इधर बेटा बताओ यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि NH3 एवर प्रोसेस चलाते हो, प्लस क्यू का मतलब डेल एच क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। प्लस क्यू क्या है यहाँ पे, प्लस, डेल एच कर देंगे यहाँ पे निगेटिव। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो बताइए आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम यील्ड होना चाहिए अमोनिया का, तो क्या चाहिए, सर हाई प्रेशर चाहिए। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और चाहिए। हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आल्सो। यस सर तो बताइए लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, और हाई प्रेशर, हाँ सर। यस, सर सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि देखो लो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 H2 रहेगा तो फिर तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा। सर ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ये कैसे होगा, वहां तो हाई टेम्परेचर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा समझ गए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हाई टेम्परेचर दिया, आउट हो गया वो, सेकेंड ऑप्शन हाई टेम्परेचर, आउट हो गया वो, सेकेंड ऑप्शन लो टेम्परेचर आएगा, डी ऑप्शन में लो टेम्परेचर चलिए आएगा, हाई प्रेशर ऑप्शन बी सी वैलिड है वो, लो प्रेशर इनवैलिड है, बस हो गया, एक ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सी, कर ले। इस वाला क्वेश्चन पर क्या नंबर थे? अरे नंबर कुछ लिख लिए ना, क्या दिक्कत है यहाँ पे, मान लीजिए कि आपको 1 लिए तो आज कितना डेट है, 15 है आज। 15। आपका दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो देखिए 15, चलिए अब देखो हैप्पी यहाँ पे, दुर्गा पूजा सर, हैप्पी दुर्गा पूजा हाँ सर। चलिए सेम टू, चलिए आइए यहाँ पे, चलिए आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन सर बना दीजिए, सर सुनिए एक दो क्वेश्चन बना दीजिए ना, उसके बाद मैं आऊँगा। प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट कौन सा है। प्रीवियस में, आपने जो कराया इसमें क्या प्रॉब्लम था, अरे बेटा इतना तो डिटेल में बता दिए यहाँ पर, ये देखो अब क्या था इसमें क्वेश्चन में, सर हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। हाई कंसंट्रेशन लिए, लेकिन ये तो आउट हो गया कि नहीं आपका, तो सारा ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, कंडीशन आपका। ओह आपको बोला कि मैन्युफैक्चर करने जा रहा हूँ NH3 का एवर प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये, अब मैक्सिमम यील्ड आपको देखना है अमोनिया का, तो हाई कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट क्या लेंगे, तो हाई टेम्परेचर क्यों लेंगे, लो टेम्परेचर लो। जी सर जी।
तो उसमें क्या कंडीशन फेवरेबल बोल रहे हैं तो सारे कंडीशन देखना पड़ेगा आपको। एक ही कंडीशन देखोगे तो क्या कहाँ से हो पाएगा। देखो यहाँ पे ये 4 लीजिए, आज आपका 13 कितना था, 15 है आज बोला ना आपने, 15 कर देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो 15 का मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10 बोल रहे हैं यहाँ पे गैस फेज का रिएक्शन नहीं है इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब NO2 को जब N2O4 में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। फिर एक्सोथर्मिक। इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NO2 N2O कैन बी इंक्रीज। देखो ये बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, आपको बोल रहा है कि N2O4 को डिकम्पोज करो आप। ये डिकम्पोज करके जाएगा आपका 2NO2 गैस में। ये कलरलेस होता है, ये होता है कलरलेस, इसका कलर होता है ब्राउन गैस। अब बता दो, ये बोल रहा है आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NO2 N2O4 कैन बी इंक्रीज। आपको किसको इंक्रीज करना है आपको? The decomposition of N2O4 in the equilibrium mixture of NO2 N2O4 can be increased। मतलब decomposition of N2O4 को increase करना। The decomposition of N2O4 को increase करने के लिए आप किधर जाएंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अब बताइए फॉरवर्ड अगर जाएंगे तो डिकम्पोजिशन ऑफ इंक्रीज N2O4 टू, प्रेशर। आपको एडिशन ऑफ पीनट गैस कांस्टेंट प्रेशर जाएंगे तो हायर मोल्स की तरफ जाएगा कि नहीं वो? जी सर। ये ऑप्शन आ जाएगा। तो लोअरिंग द प्रेशर टेम्परेचर, तो बताओ बेटा ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये मतलब ये हो गया एक्सो, ये हो जाएगा इंडो। तो बता दो। सर ये ऑपोजिट होगा ना सर? नहीं नहीं, आप बताइए ये हो गया आपका इंथैल्पी चेंज मैंने दिया कि ये एक्सो, ये हो गया आपका, नहीं नहीं सर इंडो लेकिन एक्सो। डेलेज ग्रेटर। हाँ ग्रेटर है ये हो जाएगा आपका इंडो, ये हो जाएगा आपका एक्सो। आप खुद से देखो, ये बोला है लोअरिंग द टेम्परेचर, तो लोअरिंग टेम्परेचर पे किधर जाएगा, बैकवर्ड। ये रॉन्ग हो गया क्योंकि बैकवर्ड चला जाएगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे किधर जाएंगे, हायर मोल्स या लोअर मोल्स की तरफ, लोअर मोल्स की तरफ, तो फिर जाएंगे बैकवर्ड। वो भी खत्म हो गया। आपको बोल रहा है यहाँ पे कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम नो इम्पैक्ट, वो भी खत्म हो गया। तो बताइए एक ही ऑप्शन रहता है कि नहीं आपका? आई बात समझ में कैसे हो गई है? देखो बताओ, ये बता दोगे आप लोग? एंथैल्पी चेंज क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। अरे बेटा नेगेटिव कंबशन प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है नेगेटिव। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रॉन्ग या राइट है? ऑप्शन ए रॉन्ग है। केपी सर का भी क्योंकि कंसंट्रेशन, H2 नहीं नहीं, कंसंट्रेशन जब लेते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन के टर्म में कभी केपी आता है, वो तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में आता है। हाँ वो तो नहीं आता। अब बताओ एडिशन ऑफ CH4 या O2 करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल कॉज द शिफ्ट टू द राइट, ये तो राइट है। हाँ सर। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वो भी सही है। हाँ सर। और एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 H2 आर नॉट इक्वल, ये तो सही है। ये भी सही है ये सर आपका ये एक भी ऑप्शन आ रहा है, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन? सही। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद से नहीं कर लोगे। ये क्वेश्चन आपका जो है ये, मैं 3 आज का बोल रहा हूँ, ये 3 बोल रहा हूँ आपका 15 10 को। ये ग्लूकोज से फ्रुक्टोज जा रहा है, केसी यहाँ पे दिया है, तो जल्दी रिएक्शन का नहीं फाइंड कर लोगे? अरे बेटा बताए तो कल आपको डेल इक्वल टू माइनस 2.303 यस सर RT log के, देखो डायरेक्ट लॉग फॉर्म के के सी ले लीजिए, केपी जोड़ लीजिए, केसी दिया था केसी लीजिए, केपी देगा तो केपी लो। तो बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है कि नहीं क्वेश्चन? लॉन के टर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस RT लॉन के इक्वलियम के सी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, माइनस का साइन रखेंगे और ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। देखो कहाँ का क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन भी देख लो आप, नीट में यही से क्वेश्चन पूछता है। देखो 2020 में नीट में पूछा है, देख लो कितना इजी क्वेश्चन आता है। अरे बहुत इजी क्वेश्चन देता है नीट में। नीट का ऐसा क्वेश्चन होता है ना, पॉपकॉर्न खाना, नीट का क्वेश्चन बनाना सेम होता है। देख लो। सर लेकिन लेकिन टाइम हार्ड वाला पार्ट था जो प्रैक्टिकल में लगता है। और आपने कभी गया होगा
आपने देखो यहाँ पे, तो पॉपकॉर्न खाने में कितना इजी होता है, पट पट खाते रहते हो कि नहीं, वैसे ही क्वेश्चन देता है यहाँ पे। तो इसीलिए एक्यूरेसी आपका फास्ट होना चाहिए, क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करो कि नीट के लिए आपका एक्यूरेसी परफेक्शन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पूरा नेक टू नेक स्कोर आता है यहाँ पे। जे एडवांस के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, सीधा क्वेश्चन देखो बना लो। चलो, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन मैं कुछ करवाऊंगा। इधर भी कुछ क्वेश्चन मैं रखा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग यहाँ पे 4 या 5 में दे रहा हूँ, यहाँ पे 15 12 दे रहा हूँ, ये 10। देखो, दो रिएक्शन है यहाँ पे, एक ही रिएक्शन है ए से बी एट 1000 केल्विन। बेटा जो ग्राफ बताए थे उसी से कुछ रिलेशन है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लिया था, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, वो भी हो सकता है कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर जो लो। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे कि एट टाइम टी पे, मतलब ये टी प्राइम पे, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम वाज इंक्रीज टू द 2000 केल्विन। तो बताओ, आपने 1000 केल्विन पे स्टडी कर रहा था, आप टेम्परेचर इंक्रीज किए 2000 केल्विन, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं? यस हाँ सर, यस हाँ सर। सर। देखो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा, पार्शियल प्रेशर किसका इंक्रीज हो गया? बी का। बी का दिया बी है, का। बी का दिया है। बोला कि अलाउ टू रीच द इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मेंटेन द 1 बार, मतलब थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट प्रेशर ऑफ 1 बार मेंटेन करके रखा किसका? एक का। एक का। ए का। लेकिन बी का देखो कि बिफोर स्ट्रेस, अप्लाइंग द स्ट्रेस कितना था, 10 बार था कि नहीं बिफोर स्ट्रेस? हाँ सर, हाँ सर। और आफ्टर स्ट्रेस फिर क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा कि नहीं उसका? जी सर, जी सर। मतलब ये इनिशियल इक्विलिब्रियम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल इक्विलिब्रियम। बताओ तो, इनिशियल इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर कितना होगा बी का? 10 बार। 10। और फाइनल इक्विलिब्रियम जब जाएंगे आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर, तो दैट प्रेशर बिकम द 100 बार। 100 बार, 100 बार। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हमेशा 1 बार ही रखने के लिए, किसको, ए को। ए हमेशा इक्विलिब्रियम पे, इनिशियल और फाइनल दोनों इक्विलिब्रियम में ए का प्रेशर आपका 1 बार है। बोल रहा है कि गिवन बिलो द प्लॉट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विद टाइम दिया है आपका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एट द 1000 केल्विन टू दैट ऑफ द 2000 केल्विन। तो मेरे को क्या करना है, सर बस, और रेशियो इज टू लॉग तो बाकी सब हाँ, बात तो देखिए, फॉर इनिशियल इक्विलिब्रियम जब जाएंगे तो मान लीजिए 1000 केल्विन का था ये, तो उसका क्या जाएंगे बताओ, केपी जब फाइंड करेंगे हम लोग, तो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। हाँ सर, हाँ सर। तो सीधा 1000 केल्विन पे जब जाओगे बेटा आप यहाँ पे, तो क्या करेंगे, -RT1 अगर ले लिया मैंने, तो क्या करेंगे यहाँ पे, लॉग अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 10 के बेस में अगर वर्क करेंगे तो -2303। आर अगर मैंने T1 लिया तो लॉग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ। जी सर, जी सर। क्यों 10 होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यहाँ पे 10 दिया ही है आपका, और 10/1 करेंगे तो 10 ही रहेगा वो। आप बता दो, जब टेम्परेचर चेंज किए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो गया कि नहीं? हाँ सर, अब चेंज तो हो जाएगा। इस प्रेशर में केपी क्या हो जाएगा, तो इसमें 100/10 हो जाएगा कि नहीं, 1। इस हाँ इक्विलिब्रियम सर, के हाँ जाएंगे सर। तो केपी क्या हो जाएगा, मान लीजिए केपी 1 ली 2 लिए, ये केपी 1 लिए, तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो आप, ये 10/10। 10/1, 10/1। तो बताइए डेल जी, जो 2000 केल्विन पे जाएंगे आपने जो चेंज देखा वो कितना हो जाएगा आपका, -2303। RT2 अगर ले लिया मैंने उसको, तो क्या लोगे, RT2 लेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा, 100। ये क्वेश्चन 1 लिए, क्वेश्चन 2 लिए, आपको ये 1:, 1:4। हाँ, ये 1000 केल्विन लिए, और ये आपने कितना पे लिए, 2000 केल्विन पे। स्टैंडर्ड स्टेट बोला तो स्टैंडर्ड स्टेट पे लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट का ही रिलेशन है सभी आपका। अब बता दो, सब तो कैंसिल ही हो रहा है आपका, T1 आपका 1000 था, T2 आपका कितना था, 2000, और लॉग ले लेंगे तो बताओ, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। इसका लॉग क्या होगा, 2। देखो 1/4 आ रहा है कि नहीं आपका, मतलब 0.25। देखो
टफ क्वेश्चन ये इजी था, बताओ। इजी था, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जे एडवांस का क्वेश्चन है। आप बता दो कि गिब्स एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ सर, और हाँ ये सर। ये ग्राफ देगा तो आप डरोगे नहीं, ग्राफ से समझ में आ गया नहीं कि इक्विलिब्रियम पे जाके फिर इनिशियल फाइनल इक्विलिब्रियम में आएगा। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे समझ में आ गया आपको। यस सर अब ये अगर मान लो 6 लिया तो 6 मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो एक और टॉपिक पढ़ाऊंगे, क्वेश्चन करवाने के एक टॉपिक पढ़ाएंगे। 16 ये था आपका, 15 का था ये, तो एक लास्ट टॉपिक आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे 15 12 का ये सॉरी 10। देखो ये ammonium hydrogen sulfide is placed in the flask already containing ammonia gas at the certain temperature and 0.50 atm। तो मतलब जो कंटेनर में अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड को लेके जा रहे हो उसमें ऑलरेडी अमोनिया है कि नहीं। हाँ सर, हाँ सर। वो प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है बताओ। 0.5 0.5 0.5 atm। लेकिन उसी अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड जब डिकम्पोज करेगा NH3 H2S में तो फिर कुछ NH3 आ जाएगा कि नहीं आपका। ऑलरेडी हाँ सर, हाँ 0.5 सर। atm का प्रेशर एग्जर्ट करो, लेकिन और बनने के बाद तो आपका प्रेशर ऐड ऑन हो जाएगा ना। हाँ सर और H2S तो फॉर्म ही होगा, वहां तो बनेगा ही, वो पहले से था नहीं वो। आपको क्या लगता है कि इक्विलिब्रियम पे NH3 और H2S का पार्शियल प्रेशर रेशियो 1:1 होने वाला है यहाँ पे। नहीं, अगर आप NH3 नहीं रखते तो 1:1 रह जाता, लेकिन NH3 ऑलरेडी रखे हो इसीलिए 1:1 नहीं होगा आपका। लेकिन टोटल प्रेशर कितना हो गया प्रेशर आपका इक्विलिब्रियम पे। 0.84। 0.84। तो मैं बोलूंगा आपको कि अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो लिए थे ये सॉलिड था। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, KP है KC, मैंने बताया था आपको। NH3 गैस लेंगे और H2S गैस लेंगे। बताओ टाइम जीरो पे आप इसका कुछ इक्विलिब्रियम पे था कि नहीं प्रेशर, बताइए। एट इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्स। ये क्या होगा, एक्स होगा कि नहीं बताओ आप लोग। हाँ सर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो आपका क्या होगा, 0.5 प्लस एक्स, प्लस एक्स इक्वल टू 0.85, सॉरी 84। यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो, एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि नहीं आप लोग। हाँ सर, हाँ सर। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.1 1.7 आ जाएगा। बताओ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना हो जाएगा। 6-7 atm आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर प्लस टू कितना हो जाएगा, 1.7 atm। KP इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर क्या होगा H2S। बेटर नहीं कर लोगे आप खुद से। बताओ समझ में आए, फिर से बता दूं। यस सर देखो ऑलरेडी दिया था यहाँ पे कि कंटेनर में ऑलरेडी आपका अमोनिया एग्जर्ट करता है प्रेशर 0.5 atm। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिकम्पोज करके भी अमोनिया और H2S बना दिया। तो आफ्टर गेटिंग द सम अमोनिया आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड बाय सल्फाइड से लेंगे तो उसका प्रेशर आपका x से मैंने इंक्रीज कर दिया। H2S आपका x atm आएगा। दिस ट्रू प्रेशर, दोनों का प्रेशर जो होना चाहिए दैट्स रुपीज 0.84 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब इक्विलिब्रियम रिच आया तो 0.84 दिया वहां पे। तो ये रिलेशन से आपने x जो अननोन था वो निकाल लिया, दोनों का प्रेशर मैंने फाइंड कर लिया। देखो दोनों का प्रेशर डिफर कर रहा है। अगर बेटा ये नहीं लेते ना तो दोनों का प्रेशर x ही आता, लेकिन ऑलरेडी अमोनिया होने के चलते ये प्रेशर डिफर कर गया। अब लोग सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ क्यों नहीं लिखे, अरे बेटा इसको देखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि सॉलिड कंपोनेंट है, कुछ ना कुछ तो होगा। मान लो मैंने यहाँ पे इसका
प्रेशर तो एग्जर्ट नहीं करेगा, इसलिए मोल्स से लिख नहीं सकते, इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसको डिकम्पोज करने पे कुछ ना कुछ बनेगा, वो मैंने लिख दिया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सर पॉइंट 1139 आ रहा है। तो ऑप्शन ए आ सकता है कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ सर, हाँ सर। हम्म, तो बताइए, तो समझ में आ गया ये कैसे कैसे क्वेश्चन बनाओगे ये सब। अब आइए, ये क्वेश्चन नहीं खुद से कर सकते हो, ये अगर 6 या 7 लिए कुछ भी लिए तो ये कर सकते हो कि नहीं आप। डेल जी दिया आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा था, नहीं फाइंड कर लोगे? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर कर लेंगे। तो खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं एंटी लॉग लेने का तरीका बता दूंगा आपको। ये अगर 8 लेंगे तो ये कर लोगे आप लोग खुद से। जी सर, जी सर। KP1 KP2 का वैल्यू दिया आपका, रेशियो दिया 1:1 9। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्स एंड जेड, दोनों जो डिसोसिएट कर रहा है दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम दिया है। तो बोल रहा है कि प्रेशर का रेशियो बताओ क्या होगा। तो एक्सप्रेशन से नहीं कर लेंगे आप, हाँ सर। तो करके थोड़ा देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत, देखो ये जो आपने 8 या 9 जो भी लिए, 15 और 9 का, ये 10 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मतलब कि मैंने नीट में इक्विलिब्रियम का जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा, सबसे स्मार्ट क्वेश्चन यही पूछा था। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज तक अगर इक्विलिब्रियम में नीट में पूछा तो ये क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी पूछ चुका है। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप देखोगे तो समझ में आएगा क्या होता है। देखो पहले पढ़ो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो, देखना है इसको क्या करता हूँ। सर बाकी कुछ पूरे खुद से करने के लिए HW घूम रहे हैं। नहीं नहीं रुकिए, इसको पढ़ने दीजिए, उसका बता दो। देखो 20 लीटर ऑफ कंटेनर है, कितना लीटर का कंटेनर है आपका? 20 लीटर। 20। एट द 1400 Kelvin contain the CO2 at the pressure of 0.4 atm। मतलब कि आपने CO2 को यहाँ पे 0.4 atm पे आपने रखा। अब CO2 को जैसे रखा, उसमें एक्सेस आपने स्ट्रोंटियम ऑक्साइड दे दिया। बेटा बताओ, क्लोज कंटेनर है, 0.4 atm पे आपने CO2 रखा, और उसमें आपने स्ट्रोंटियम ऑक्साइड अगर देंगे, सॉलिड का बोल रहे कि वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर दो, तो ये दोनों कंबाइन करके स्ट्रोंटियम कार्बोनेट बना देगा कि नहीं? जी सर। तो देखो, तो बोल रहे कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाय द मूविंग मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। मतलब वो जो पिस्टन था, मान लो एक है था, इसमें पिस्टन लगाए थे, पिस्टन को अपने डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब बोला कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन द प्रेशर ऑफ CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखो कंटेनर का अगर वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो CO2 का प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो डिक्रीज कर रहा हो। हाँ सर। लेकिन आपने थ्रू आउट द क्या रखा, थ्रू आउट हमने टेम्परेचर क्या रखा? कांस्टेंट। टेम्परेचर आपने थ्रू आउट क्या रखा? कांस्टेंट। हाँ सर। अब बता दो, अब बताइए कि आपको अल्टीमेटली इस प्रोसेस को लाना कहाँ था? इक्विलिब्रियम में लाना है कि नहीं? अरे गिवन दिया है, देखो ना वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था गिवन, 2 पेज में, तो इसलिए कट थोड़ा हो गया, गिवन नहीं। सिस्टम को अल्टीमेटली मूवेबल जो पिस्टन आपने डाउनवर्ड मूव किया, अल्टीमेटली टारगेट क्या था? सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना। हाँ सर। तो बताओ, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपने पिस्टन को डाउनवर्ड मूव किया। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कंटेनर क्या हो सकता है जब आपका CO2 attain the maximum प्रेशर। बोल रहा है कि when the CO2 attain its maximum value, बोल रहा है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, वॉल्यूम क्या होगा उस कंडीशन में। तो बेटा खुद से सोचो, जब इक्विलिब्रियम में आएगा अल्टीमेटली KP तो 1.6 atm आएगा, जी सर। क्योंकि टेम्परेचर तो आपको चेंज नहीं कर रहे हैं, और सिस्टम तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था नहीं आपका। आपके पास तो दो ही कंपोनेंट था, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड और CO2 था, उसमें आपने स्ट्रोंटियम ऑक्साइड ऐड किए। तो आप थोड़ा देखो इसमें कि आप जब अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में आएंगे, तो इक्विलिब्रियम में तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में जब आता है तो इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि KP जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के इक्वल होगा। हाँ सर।
आप पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करने का टारगेट था इक्विलिब्रियम में लाना। इक्विलिब्रियम में जब बेटा आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगा तो प्रेशर CO2 का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1.6 ATM। जी जी। आप बताओ तो 0.4 ATM पे था। अब मैक्सिमम प्रेशर आप कितना कर सकते हो CO2 का? इक्विलिब्रियम पे जब आएगा तो मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा? अरे 1.6 ATM ही तो रहेगा। 1.6 हाँ ये सर चेंज हो हाँ सकता है? सर। बताइए आप लोग। नहीं नहीं सर वही रहेगा। वही रहेगा। तो ये तो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रेशर है कि नहीं उसका? बताइए आप लोग। हाँ सर हाँ सर। आप बताओ, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है आपका। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू जो Kp है, ये मैक्सिमम प्रेशर है कि नहीं CO2 का? आप बता दो, मैक्सिमम प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा उसको फाइंड करने के जाएंगे तो P1 V1 हम लोग लगा सकते हैं, नहीं कि बॉयल्स लॉ? जी सर जी सर। तो बॉयल्स लॉ लगाएंगे तो प्रेशर पहले कितना था? 0.4। वॉल्यूम कितना था? 20। अब प्रेशर कितना था? 1.6। वॉल्यूम V2 फाइंड करना है। देखो कितना हो जाएगा? 5 लीटर आ जाएगा। 5 लीटर हो 5 लीटर हो जाएगा। अब बताइए, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन था कि नहीं? बताओ, कंसेप्चुअल था कि नहीं ये? हाँ सर हाँ सर। क्योंकि स्टूडेंट को मैंने देखा था वहां पे, जब नीट में जिस ईयर पूछा था 2016 में पूछा था, एक से एक एक्सपर्ट जो 600 प्लस रहा था टेस्ट सीरीज में, वो लोग भी फेल हो गए थे इस क्वेश्चन को बनाने में। बोला सर पता ही नहीं चल रहा है क्या पूछ रहा है। अरे पूछ क्या रहा है? आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर पे जाके वॉल्यूम बताओ। तो CO2 का मैक्सिमम प्रेशर कितना लोगे? अरे बेटा इक्विलिब्रियम पे ही तो अल्टीमेटली जाना था आपको। तो CO2 का मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा? जो Kp होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? समझ में आया ये? हाँ सर हाँ सर। इस टाइप का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको। डेल जी का मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि डेल जी नॉट से कभी इक्विलिब्रियम अप नहीं बोलोगे, डेल जी नॉट से कभी इक्विलिब्रियम अप नहीं बोलोगे। ये क्वेश्चन कर लोगे आप। अगर 10 बोलेंगे तो कर लेंगे क्वेश्चन ये। हाँ सर हाँ सर। आप खुद से नहीं कर सकते हो ये सब आप। खुद से कर लेंगे। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। जो भी ऑप्शन डी होगा ऑप्शन डी। हाँ, जो भी होगा आप समझ में आ गया कैसे करेंगे। यस सर यस सर। विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, तो सॉलिड कंपोनेंट का एडिशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए, तो यही था आपका इक्विलिब्रियम का मैक्सिमम पार्ट, मैंने कंप्लीट कर दिया आपका केमिकल का। एक लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो थोड़ा पढ़िएगा। वो टॉपिक है, सुनिए। वहाँ पे रिलेशन लिखो। रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मैंने बताया था ना, याद करो। हाँ सर हाँ सर। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बताए थे ना, अल्फा। हाँ हाँ। तो दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। ये रिलेशन आप देखो क्या होता है। मैंने बोला कि रिलेशन बिटवीन द वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों के बीच में मेरे को रिलेशन देखना है। देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ, पहले सुनो। एक मैं एक्सप्रेशन लाऊंगा, लेकिन उस एक्सप्रेशन को भूल जाना। आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा, उस पर हमेशा क्वेश्चन आप पकड़ना। अगर आपके पास ये जजमेंट आ जाएगा कि क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अगर बेटा जज नहीं कर पाओगे ना, तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन ये थोड़ा गूगली टाइप का होता है, मतलब ट्विस्ट करता है इस पार्ट को। तो देखो क्या होता है इस पे, सुनना। मान लो NaN था किसी का एटॉमिसिटी, ये टूट रहा आपका Na गैस में। बताओ डिसोसिएट कर रहा है कि एसोसिएट हो रहा है? बताओ। फिर डिसोसिएट। चलिए, अब एक काम करेंगे इसमें कि टाइम 0 पे इसका मैंने 1 मोल लिया। बेटा खुद से बता दो, अगर 1 मोल नहीं भी लेते तो कोई इम्पैक्ट पड़ता आपका? नहीं सर नहीं सर। नहीं। तो क्या ले, 1 मोल ले या A मोल ले? जो बोलो आप उसी पे मैं करवा दूंगा। फिर वन मोल ही ले लीजिए। 1 मोल लीजिए। इसको 0 रखेंगे। एट इक्विलिब्रियम पे जब जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अगर अल्फा डिसोसिएट करेगा तो एन अल्फा आएगा कि नहीं आपका? बेटा अगर ये A लेंगे तो A माइनस A अल्फा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? Na अल्फा। हाँ सर
हाँ सर अगर ये 1 लेंगे तो 1 माइनस अल्फा, तो ये एन अल्फा, क्योंकि एन ही यहाँ पे कोफिशिएंट्स। हाँ सर अगर ये 2 लेंगे तो 2 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 एन अल्फा। ये तो जानते हो आप। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा ये बताइए। एन अल्फा। इनिशियल मोल्स कितना था आपका 1। अरे इनिशियल मोल आप डिसोसिएट नहीं करते थे, तो इनिशियल मोल आपने कितना लिया था 1। आपको क्या लगता है कि डिसोसिएट करने पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। और ये जो डिसोसिएशन करवा रहे हैं वो कहाँ पे करवा रहे हैं, वो थोड़ा टॉपिक याद रखिएगा। ये करवा रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा बताओ, डिसोसिएट करने पे प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। जब किसी गैस को डिसोसिएट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताओ। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होगा। एक तो काम मोल्स करो, पर वॉल्यूम तो आप एक काम कीजिए, सुनिए। पीसीएल 5 को अगर पीसीएल 3 या सीएल 2 में अगर डिसोसिएट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा कि नहीं बताइए। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ सर प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं आपको। जी सर तो आप देखो यहाँ पे देख रहे हो ये कि एट कांस्टेंट, देखो मैं बता रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज हो, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं। अरे बेटा प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ सर सो दैट टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर। और कोई भी डिकम्पोजिशन हो या कुछ भी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो हमेशा फॉलो करता है वो। हाँ सर आपको क्या लेंगे कि अगर ये हो गया तो बताओ डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास में वॉल्यूम। हाँ सर तो डेंसिटी अगर मास में वॉल्यूम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या होगा, रिड्यूस होगा कि नहीं। यस क्योंकि मास क्या है आपका, क्योंकि देखो ये बता रहा हूं आपको, ये आपका फिक्स है, मास आपका फिक्स है, ये फिक्स्ड है आपका। सर ये डेप्थ आपका क्या और ये क्या और आपका बताइए, इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे बेटा मास तो फिक्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमेशा फॉलो होगा, डिसोसिएट करो एसोसिएट करो मास तो फिक्स रहेगा। टोटल मास, टोटल मिक्सर का मास बोल रहा हूँ मैं, टोटल इक्विलिब्रियम मिक्सर का मास बोल रहा हूँ। आई बात समझ में। हाँ सर तो आपने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स, ये देखो डेंसिटी रेसिप्रोकल टू वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो आप लेट कर लो, तो इससे आपका कंक्लूजन आया कि डेंसिटी रेसिप्रोकल टू नंबर ऑफ मोल्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इनवर्सली नंबर ऑफ मोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सब जितना भी करते वो कहाँ पे करे, कांस्टेंट प्रेशर पे या डिफरेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर ये नंबर ऑफ मोल्स का बात हो गया। अब लेट कर लो कि डी जो लिए, लेट कर लो डी इनिशियल वेपर डेंसिटी, ये डी जो होगा ये वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो बताओ डी जो होगा वो किसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, इनिशियल मोल्स का।
अरे बेटा वेपर इस डेंसिटी इस इनिशियल है तो इनिशियल मोल्स का रेसिप्रोकल होगा कि नहीं वो? हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। तो आप बताइए, आप जो जाएंगे डी बाई डी अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल बाय फाइनल। मोल्स एट इक्विलिब्रियम। हाँ, हाँ, हाँ सर। और ये क्या होगा? इनिशियल मोल्स। इनिशियली टेकन कितना आपने लिया? बताओ तो, इनिशियल आप कितना लिए थे बताइए। 1 - अल्फा प्लस आपने एन अल्फा बनाया और इनिशियल आपने 1 लिया था। तो अल्फा इक्वल टू देखो क्या आ रहा है आपका, D - D अपॉन D इंटू N - 1 आ रहा है कि नहीं, चेक करो। हाँ सर, हाँ सर। यही होता है रिलेशन। आप खुद से सोचो, अगर अल्फा देगा, अगर अल्फ देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वेपर डेंसिटी देगा, आप वेपर डेंसिटी इनिशियल अगर दे देगा तो अल्फा नहीं फाइंड कर लेंगे। हाँ सर, हाँ सर। ये कैसे फॉर्मूला है समझ में आ गया आपको? फिर से एक बार बोल देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ आपको, फिर से सुनो क्या। All the things decomposition happens at the constant temperature and pressure, मतलब throughout the decomposition you have to maintain the constant pressure and constant temperature, right? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम मैंने इनिशियल 1 लेके चला तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे मैंने फाइंड कर लिया। मेरे को पता है कि प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपका नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? If the number of moles get increased after dissociation, then to maintain the constant pressure, you have to increase the volume. You are working for the given mass of given mass, means mass is your constant. You have to increase the volume to maintain the constant pressure. The number of moles increase करने पे आपने volume increase किया तो density क्या हो जाएगा बताओ खुद से? Decrease हो जाएगा। It means volume directly proportional to number of moles. The density reciprocal to number of moles. बस उसी पे मैंने ये फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अब आपको क्या करना देखो, आपको सिंपल एक थ्योरी क्या अलर्ट करना, देखो इस पे आप काम करना। अगर इस पे काम करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी इनिशियल लेंगे तो वेपर डेंसिटी किसका होगा? मिक्सर का होगा कि नहीं आपका इक्विलिब्रियम मिक्सर का। अब वेपर डेंसिटी बेटा क्या होता है? मोलर मास बाय 2 या मोलर 2 इंटू मोलर मास? इनिशियल मोलर मास लेंगे, अब मोलर मास किसका लेंगे यहाँ पे? इक्विलिब्रियम मिक्सर का। इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे या कहाँ पे बताइए? नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बाय नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियली इनिशियली टेकन। हमेशा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा 1 मोल लेके चलना है। तो इनिशियल हमेशा 1 रहेगा, 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा के टर्म में फॉर्मेट आएगा। इस क्वेश्चन को पुट कर देना, अपने आप आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से वेपर डेंसिटी का आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि इसी पे आप वर्क कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं दिखा के बताऊं, एक क्वेश्चन के थ्रू करवाऊं आपको, बताइए। हाँ सर, हाँ सर। देखो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ देखो। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आपका SO2 गैस, सॉरी SO3 गैस, ये डिसोसिएट हो रहा है आपका SO2 गैस में अब प्लस हाफ O2 गैस में। मॉलिक्यूलर मास of the equilibrium mixture is 40। बता दो मॉलिक्यूलर मास इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कितना है आपका?
ऐसा कर लो, 40 नहीं ले ले, ऐसा कर लेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा रखिए। इज, मान लीजिए मैंने 60 यू रखा। मॉलिक्यूलर मास को यू में रिप्रेजेंट करते थे कि नहीं? फाइंड द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ SO3, ये फाइंड करना। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देगा आपको, फॉर इक्विलिब्रियम दे देगा, द मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सर इज द 60। इसी को अगर वेपर डेंसिटी बोलते थे कितना लेता? 30 लेता कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। क्यों 30 लेता? क्योंकि मोलर मास बाय 2 कर देंगे। मूलर मास पर। ओके, तो दोनों का फॉर्मेट एक ही होता। अब बताइए, वी आर हियर द 60 U, दैट इज द मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, राइट? इनिशियली व्हिच वन कंपोनेंट यू आर टेकिंग? SO3। यस सर, इनिशियली आपने किसको लेके स्टार्ट किया था? SO3। अब बेटा बताओ, SO3 का इनिशियल, SO3 जो इनिशियल लिए थे उसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 80। यस सर, अब बताइए, इनिशियल मोलर मास मॉलिक्यूलर मास कितना मिला आपको? 80। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मोलर मास कितना मिला? 60। तो आप वो फॉर्मेट पे अगर पुट कर देंगे, यहाँ पे ये पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये पुट कर देंगे, तो अल्फा नहीं आ जाएगा आपका। हाँ सर, हाँ सर। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखना कैसे कर रहा हूँ मैं। SO3 गैस डिसोसिएट किस में हो रहा है आपका? SO2 गैस में प्लस हाफ O2 गैस में। बताइए, टाइम जीरो पे इसका आप हमेशा 1 मोल लेके चलना, डिसोसिएशन में हमेशा 1 मोल लेके चलना बेटा। 0 0। अगर आप बोलेंगे नहीं सर A मोल लेके चलूंगा, तो बेटा वही आएगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल जब ऐड करोगे, डिवाइड करोगे ना, तो A कैंसिल हो जाएगा आपको कॉमन होके। आपका 1 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये क्या होगा? अल्फा बाय 2 होगा, बताओ। हाँ सर, हाँ सर। मोलर मास ऑफ मिक्सर कितना दिया? 60 U। इनिशियल मोलर मास किसका होगा? SO3 का, यही था इनिशियली। वो कितना हो गया? 80 U। चेक कर लो, sulfur 32, 3 oxygen, that is the 48, 48 plus 32, that definitely you will get the 80 U. The 80 U stand for the initial molar mass, initial molecular mass, initial molecular mass. 60 U stand for the molecular mass of the mixture. अगर वेपर डेंसिटी देता तो you have to use the 40, here I have to use the 30, तो वही आपका कंपोजिशन आता। बताओ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना हो जाएगा? इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मोल्स एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मोल्स। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे कितना है आपका? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, 1 प्लस अल्फा बाय 2। अब बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, तब बताइए इनिशियल मोल्स कितना, इनिशियल कितना मास था आपका? 80। ये कितना था आपका? 60। इनिशियल रेसिप्रोकल कर दो, 1 प्लस अल्फा बाय 2 अपन इनिशियल मोल्स 1। बताओ अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3/4। देखो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4/3। इधर 4/3 माइनस करेंगे तो 1 बाय कितना हो जाएगा आपका? 1/3। अब 1/3 को करोगे तो 2/3 आ जाएगा कि नहीं आपका? 2/3, 2/3। 2/3 आ गया, तो परसेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा बताइए? तो इंटू 100 अल्फा इंटू 100 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ये 2/3 इंटू 100 करेंगे तो 66% के करीब आ जाएगा कि नहीं आपका? तो कुछ आइडिया लगा कैसे करोगे ये क्वेश्चन साहब? हाँ सर। आपको कहीं पे वेपर डेंसिटी देगा बेटा, वेपर डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है, तो यूनिट अगर नहीं देगा तभी समझना ये क्वेश्चन है। अगर डेंसिटी देगा तो डेंसिटी का तो यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। तो बेटा डेंसिटी अगर देगा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा वहां पे, वो कॉन्सेप्ट V इक्वल टू एनआरटी पे वर्क करेंगे, D इक्वल टू PM बाय RT। याद है ना, D इक्वल टू PM बाय क्या बताए थे आपको? RT। तो वहाँ डेंसिटी का टर्म, वो क्वेश्चन दिखा दूंगा, IT का क्वेश्चन पूछा और दिखा दूंगा आपको। अभी मैंने फॉर्मेट बताया कि हाउ द वेपर डेंसिटी रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से वेपर डेंसिटी का रिलेशन लेंगे। इनिशियल वेपर डेंसिटी रेसिप्रोकल टू इनिशियल मोल्स, इक्विलिब्रियम मिक्सर वेपर डेंसिटी रेसिप्रोकल टू मोल्स एट इक्विलिब्रियम। कर लोगे?
बताइए कुछ रिलेशन आया समझ में यहाँ पे ये दोनों का? डिरिचलेट प्रिंसिपल आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं पीडीएफ आपको सेंड करता हूँ, क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम आपका एंड हो गया। अब नेक्स्ट डे जब आएंगे, नेक्स्ट डे फिजिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा टाइम बता देंगे आपको। अब स्टार्ट कर देंगे वहां से आयनी। आयनी का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा पहले, लाइक द थर्मोडायनेमिक्स। बहुत कंसेप्चुअल है, सबसे ज्यादा आईआईटी जे एडवांस उसी से टारगेट करता है। वो नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किन्हीं को बोल दो। नो सर, नो सर। नहीं तो रहने दीजिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैप्पी दुर्गा पूजा टू यू ऑल इन हैप्पी एडवांस। दुर्गा पूजा सर। हाँ चलिए, सेम टू यू ऑल। जाइए एंजॉय कीजिए, फिर आइए मिलते हैं हम लोग, फिर बताएंगे आपका आईनी के। चलिए टेक गुड केयर। नाइट सर। गुड नाइट सर। हैप्पी पूजा